स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले स्टूडेंट, आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट? तो आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट रेडियो एक्टिविता। क्या होती है रेडियो एक्टिविता? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविता क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर रेडियो एक्टिविता की घटना में उत्सर्जित होने वाली जो विभिन्न किरणें हैं, उन किरणों की प्रकृति क्या होती है, उन विभिन्न किरणों की प्रकृति से संबंधित कौन से नियम प्रस्तुत किए गए और यहाँ पर रेडियो एक्टिविता से संबंधित जो अर्धायु और माध्य आयु है वो क्या होती है, उन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, सभी आने वाली कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास में टॉपिक पढ़ रहे स्टूडेंट अपन रेडियो एक्टिविता क्या होती है, इस रेडियो एक्टिविता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट रेडियो एक्टिविता के संबंध में सबसे पहले किसने व्याख्या की, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? सबसे पहले यदि इसके बारे में देखा जाए तो स्टूडेंट सन 1886 में रेडियो एक्टिविता की खोज की है हेनरी बैकुरल। सन 1886 में खोज करता है ये किसके? खोज करता है ये किसके हैं स्टूडेंट? रेडियो एक्टिविता की। रेडियो एक्टिविता की जो घटना है, इस घटना की खोज की है स्टूडेंट सन 1886 में हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल का एक प्रयोग था विभिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति और स्फुटदीप्ति और स्फुटदीप्ति के गुणों का अध्ययन किया है। हेनरी बैकुरल ने जब अपने विभिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति और स्फुटदीप्ति के गुणों का अध्ययन किया तो वहां पर उस समय क्या पाया स्टूडेंट? इन्होंने, हेनरी बैकुरल ने यह पाया कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के जो टुकड़े हैं या इनके जो लवण है, उन टुकड़ों से कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है। स्टूडेंट यहां पर इस यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों से क्या होता है? अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है। हेनरी बैकुरल ने यह पाया कि इन यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों से कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है जो अपारदर्शी पदार्थ को पार करने की क्षमता रखती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। मतलब यहां पर ये जो अदृश्य किरणें हैं ये अपारदर्शी कागज को पार कर जाती है और क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। मतलब मुख्यतः उस समय इन अदृश्य किरणों में ये दो गुण प्राप्त किए हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों को एक मोटे अपारदर्शी कागज में लपेटकर जब उसे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को जब तैयार किया गया तो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उन यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों की छाप बन गई। मतलब वहां पर उनका दृश्य बन गया। इसका ये कह सकते हो कि फोटोग्राफिक जो प्लेट है वो उन यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों से काली पड़ गई स्टूडेंट। सही है। इससे यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उन यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों से
कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है जो सिर्फ मोटे काले कागज की सीट को पार करके उस फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचती थी। फोटोग्राफिक प्लेट पर वो प्रभावित करती थी, उस पर टकराती थी, उसको काली कर देती थी। तो यहां पर इस आधार पर हेनरी बैक्यूरेल ने इन पदार्थों से विघटित होने वाली इन किरणों को, उत्सर्जित होने वाली इन किरणों को नाम दिया रेडियो एक्टिव किरण। उन किरणों को क्या नाम दिया स्टूडेंट? रेडियो एक्टिव किरणें या बैक्यूरेल किरणें। और इस घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, इस घटना को कहा। कौन सी घटना? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनसे स्वतः ही ये अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। पदार्थों से स्वतः ही ये अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता कहा जाता है स्टूडेंट। सही है। और जिन पदार्थों से ये विकिरणें उत्सर्जित होती है उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया स्टूडेंट। जिन पदार्थों से ये किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया। इन पदार्थों के संबंध में हेनरी बैक्यूरेल के बाद में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने एक नए रेडियोएक्टिव पदार्थ की खोज की। सन 1898 में इन्होंने रेडियम और पोलोनियम, इन दो रेडियोएक्टिव पदार्थों की खोज की। उसके संबंध में यहां पर इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों को यहां पर इस रेडियम की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो यहां पर जिन पदार्थों से ये अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती है उन पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जा सकता है। इन रेडियोएक्टिव पदार्थों की श्रेणी में स्टूडेंट यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ, सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने इसके बारे में व्याख्या की। इसके बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। रेडियम की जो रेडियोएक्टिव सक्रियता है वो लगभग यूरेनियम की तुलना में लगभग 15 लाख गुनी अधिक होती है। समझिए, यूरेनियम की रेडियोएक्टिवता की तुलना में रेडियम की जो रेडियोएक्टिवता है वो 15 लाख गुनी अधिक होती है स्टूडेंट। सही है। तो यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम रेडियोएक्टिव पदार्थों की श्रेणी में देखिए अपन विभिन्न उदाहरणों की बात करें। इसके बाद में एक्टिनियम, प्लूटोनियम, रेडोन, नेपच्यूनियम, बिस्मथ रेडियोएक्टिव पदार्थों की श्रेणी में आते हैं एक्सेट्रा, और भी दिए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण यहां पर लिख सकते हैं। यूरेनियम है, रेडियम है, रेडोन है, पोलोनियम है, एक्टिनियम है, प्लूटोनियम है, रेडोन है, नेपच्यूनियम है, बिस्मथ, ये आदि रेडियोएक्टिव पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। किन्हीं 2 या 4 रेडियोएक्टिव पदार्थों के नाम आपसे पूछे जाए तो यहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थों के नाम या इनके एग्जाम्पल आप प्रस्तुत कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर रेडियोएक्टिवता की जो घटना है, रेडियोएक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियोएक्टिवता किसे कहते हैं, इस घटना के बारे में सबसे पहले इसकी खोज की स्टूडेंट, ध्यान रखना, सन 1886 में हेनरी बैक्यूरेल ने इस घटना की खोज की है। किसे कहते हैं रेडियोएक्टिवता? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थों से
स्वतः ही विघटित होते रहने की जो घटना है उस घटना को रेडियोएक्टिवता कहते हैं। और इन पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली उन अदृश्य किरणों को रेडियोएक्टिव किरणें या बैक्यूलर किरणें कहा जाता है स्टूडेंट। सही है, तो ये घटना थी यहाँ पर रेडियोएक्टिवता। क्या होती है रेडियोएक्टिवता? रेडियोएक्टिवता की घटना की खोज किसने की है? रेडियोएक्टिवता के संबंध में कौन कौन से पदार्थ किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए, किस प्रकार प्रस्तुत किए, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया। सही है, अब यहाँ पर अपन बात करें इन रेडियोएक्टिव पदार्थों की उत्सर्जित होने वाली किरणों की प्रकृति की, कैसी होती है ये किरणें। सही है, तो इन रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणों की प्रकृति के संबंध में क्या व्याख्या की गई? यदि यहां पर इनकी व्याख्या की बात करें तो यहां पर रदरफोर्ड ने सबसे पहले इनकी व्याख्या की है। तो देखो यहां पर इनकी प्रकृति के संबंध में, इनकी प्रकृति के संबंध में क्या है टॉपिक? रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति क्या है? रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति क्या है? रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, क्या है इनका नेचर? तो यहां पर इन रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति का विश्लेषण किया है किसने? इनका विश्लेषण किया है सन 1902 में रदरफोर्ड ने। सन 1902 में रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति का विश्लेषण किया है। रदरफोर्ड ने इन किरणों की प्रकृति का पता लगाने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए एक प्रायोगिक व्यवस्था बनाई। उस प्रायोगिक व्यवस्था में देखो उन्होंने क्या किया। उस प्रायोगिक व्यवस्था में उन्होंने एक कांच का बॉक्स लिया। सही स्टूडेंट, एक कांच का बॉक्स जिसमें एक छिद्र बना हुआ है, एक कांच का बॉक्स लिया गया। उस कांच के बॉक्स में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को रखा गया। ये एक कांच का बॉक्स था। सही स्टूडेंट, यहां पर इस कांच के बॉक्स में एक रेडियोएक्टिव पदार्थ को रखा गया। क्या रखा गया? एक रेडियोएक्टिव जो पदार्थ है वो इस कांच के बॉक्स में रखा गया। क्या है ये? रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियम, रेडोन, कुछ भी ले सकते हैं। ये यहां पर कांच का बॉक्स। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था थी। इस प्रायोगिक व्यवस्था को देखो यहां पर समझो। एक कांच के बॉक्स में रेडियोएक्टिव पदार्थ को रखा और यहां पर इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं वो जब इस कांच के बॉक्स के छिद्र से निकलती है तो उन किरणों को उन्होंने दो धात्विक आवेशित प्लेटों के बीच में से गुजारा। दो धात्विक प्लेटें ये दो धात्विक प्लेटें थी जिन पर एक पर ऋणात्मक आवेश तो दूसरी पर धनात्मक आवेश था। ये यहां पर क्या है स्टूडेंट? धात्विक प्लेट। इनसे उत्सर्जित होने वाली किरणों को इन धात्विक प्लेटों के बीच में से गुजारा। जब धात्विक प्लेटों के बीच में से गुजारा तो स्टूडेंट यहां पर से उत्सर्जित होने वाली जो किरणें थी वो तीन भागों में विभाजित हो गई। देखो कैसे विभाजित हुई। इससे उत्सर्जित होने वाली जो किरणें थी वो किस प्रकार तीन भागों में विभाजित हो रही है। इस चीज को यहां पर डायग्राम से आप समझ लो अच्छी तरह। इस प्रकार ये किरणें तीन भागों में विभाजित हो रही है। इस प्रकार इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं वो तीन भागों में विभाजित हो जाती है। रदरफोर्ड ने यहां पर इन तीनों प्रकारों का विश्लेषण किया और ये बताया कि इन रेडियोएक्टिव किरणों का जो एक भाग है वो इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है। सही है, पहला भाग जो है वो स्टूडेंट क्या करता है? ऋणात्मक जो प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित होता है। पहला भाग। सही है, अब ये ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित हो रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब ये जो किरणें हैं
जो किरणें ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित हो रही है वो धनावेशित हो सकती है, क्योंकि धनावेश ही ऋणावेश के द्वारा आकर्षित होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होने वाली इन किरणों को नाम दिया अल्फा किरणें। क्या नाम दिया? जो ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित हो रही थी उन्हें नाम दिया गया अल्फा किरणें, क्योंकि इन पर धनावेश होना चाहिए, धनावेशित होनी चाहिए। धनावेशित है, इसी कारण ये इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। सही स्टूडेंट, इस रेडिएटिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली इन किरणों का एक भाग इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो गया और रदरफोर्ड ने इन किरणों को नाम दिया अल्फा किरण। सही है। अब यहां पर दूसरा भाग देखें तो इन किरणों का दूसरा भाग वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो गया। सही है, दूसरा भाग जो है वो धनात्मक प्लेट की ओर, धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होता है। सही है स्टूडेंट। अब ये धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इन किरणों के ऊपर ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। इस कारण रदरफोर्ड ने इन किरणों को बीटा किरणें नाम दिया। सही है। जो किरणें धनात्मक प्लेट से आकर्षित हो रही है उन पर ऋणात्मक आवेश होना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक आवेश होगा तभी ये धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो सकती है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर दूसरी किरणों के भाग को नाम दिया गया क्या? बीटा किरणें। और इन किरणों के ऊपर स्टूडेंट ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। इन किरणों पर ऋणात्मक आवेश होना चाहिए, क्योंकि ये तभी धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो सकती है स्टूडेंट। तो रदरफोर्ड ने इन किरणों के दूसरे भाग को नाम दिया बीटा किरण। अब यहां पर स्टूडेंट किरणों का एक भाग ऐसा है जो ना तो धनात्मक प्लेट की ओर जाता है ना ऋणात्मक प्लेट की ओर जाता है। इसका मतलब यहां पर तीसरा जो भाग है वो दोनों प्लेटों की ओर नहीं जाता है, ना तो धनात्मक और नहीं ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित होता है। इन रेडिएटिव किरणों का एक भाग ऐसा है जो ना तो ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुआ ना ही धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुआ। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर इन किरणों पर कोई आवेश नहीं होगा और इन किरणों को नाम दिया रदरफोर्ड ने गामा किरणें। इन किरणों के ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, इन किरणों को नाम दिया गया गामा किरणें। और ये किरणें स्टूडेंट उदासीन होनी चाहिए। उदासीन होगी तभी ना तो धनात्मक प्लेट की ओर जाएगी ना ही ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगी। सही है। तो यहां पर रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति के संबंध में रदरफोर्ड ने जो विश्लेषण किया उस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया जो कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें या फिर गामा किरणें हो सकती है। सही है। यहां पर रदरफोर्ड के इस विश्लेषण के बाद में यह स्पष्ट हुआ कि अल्फा और जो बीटा किरणें हैं वो किरणें नहीं बल्कि कण है स्टूडेंट। यहां पर अल्फा किरणें नहीं है बल्कि क्या है? अल्फा कण है। यहां पर बीटा किरणें नहीं है बल्कि क्या है? बीटा कण होते हैं। स्टूडेंट रदरफोर्ड ने अपने इस विश्लेषण में इन्हें अल्फा और बीटा किरण नाम दिया है, लेकिन बाद के प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया कि ये अल्फा कण किरण नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट? ये अल्फा कण है स्टूडेंट। और ये बीटा किरण नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट? बीटा कण होते हैं। सही है। अल्फा कण धनावेशित कण है। अल्फा कण जो है वो हीलियम के नाभिक होते हैं, 2He4 के नाभिक है। अल्फा कण क्या है स्टूडेंट? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है स्टूडेंट, जो धनावेशित होता है। और बीटा कण है वो क्या है स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। बीटा कण को इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो बीटा कण यहां पर ऋणावेशित। यहां पर गामा किरणें हैं जो उदासीन किरणें हैं और ये उदासीन किरणें विद्युत चुंबकीय होनी चाहिए। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो गामा किरणें।
सही स्टूडेंट। तो रदरफोर्ड के इस विश्लेषण के आधार पर रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति के बारे में बताया गया, जो अल्फा बीटा और गामा किरणों के रूप में हो सकती है स्टूडेंट। सही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति का विश्लेषण स्पष्ट हो रहा है। सही स्टूडेंट। यहां पर अब यहां पर रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति का पता लगा लिया, जिससे अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरणें उत्सर्जित हो रही है। अब यहां पर इस रेडियोएक्टिवता की घटना से अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, तो किस प्रकार हो रहा है, पदार्थ के कणों का या परमाणुओं का विघटन हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है, उसके संबंध में यहां पर कुछ नियम दिए गए हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट यहां पर अगला टॉपिक है, यहां पर रदरफोर्ड सोडी के नियम या रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम क्या होता है। रदरफोर्ड और सोडी ने पदार्थों के, रेडियोएक्टिव पदार्थों के उत्सर्जन से संबंधित, विघटन की दर से संबंधित कुछ प्रेक्षण प्रस्तुत किए। वही प्रेक्षण रदरफोर्ड सोडी के नियमों के नाम से प्रस्तुत किए गए। सही है, रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियोएक्टिव पदार्थों के रेडियोएक्टिव किरणों के उत्सर्जन से संबंधित नियम प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम या फिर रदरफोर्ड सोडी के नियमों के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। तो यहां पर रदरफोर्ड और सोडी ने जो नियम प्रस्तुत किए स्टूडेंट, उसमें सबसे पहला नियम, 3 नियमों के रूप में यहां पर इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला नियम है कि रेडियोएक्टिवता है वो एक नाभिकीय घटना है। रेडियोएक्टिवता एक नाभिकीय प्रक्रम है। रेडियोएक्टिवता एक नाभिकीय प्रक्रम है, परमाणविक प्रक्रम नहीं है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है, रेडियोएक्टिवता एक नाभिकीय प्रक्रम है, तो उस अवस्था में रेडियोएक्टिव किरणों के उत्सर्जन की दर पर, इसी में लिखता हूं, रेडियोएक्टिव किरणों के उत्सर्जन की दर पर भौतिक एवं रासायनिक कारणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता? रेडियोएक्टिव विघटन की जो घटना है, रेडियोएक्टिव विघटन की घटना में रेडियोएक्टिव किरणों के उत्सर्जन की जो दर है, उस पर भौतिक और रासायनिक प्रभाव का कारणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक नाभिकीय प्रक्रम है, ये परमाणविक प्रक्रम नहीं है, नाभिकीय प्रक्रम है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो इन रेडियोएक्टिव किरणों के उत्सर्जन की दर को बढ़ाया जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। रेडियोएक्टिव किरणों के उत्सर्जन की दर स्वतंत्र क्रिया है, जिस पर कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रभाव का कोई अंतर नहीं आता है। सही स्टूडेंट। तो पहला नियम यहां पर रदरफोर्ड सोडी ने एक फ्रैक्शन जो प्रस्तुत किया, वो यहां पर पहले नियम के रूप में लिखा जा सकता है कि यहां पर जो रेडियोएक्टिवता है वो एक नाभिकीय प्रक्रम है, और इस नाभिकीय प्रक्रम में रेडियोएक्टिव किरणों की जो उत्सर्जन की दर है उस पर भौतिक और रासायनिक कारणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात न तो उत्सर्जन की दर को बढ़ाया जा सकता है और न ही उत्सर्जन की दर को घटाया जा सकता है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर पहला नियम, पहला फ्रैक्शन यहां पर प्रस्तुत किया रदरफोर्ड और सोडी ने। दूसरा फ्रैक्शन क्या है वो देखो स्टूडेंट, रदरफोर्ड और सोडी ने दूसरा फ्रैक्शन यहां पर प्रस्तुत किया कि रेडियोएक्टिवता की जो घटना है वो एक सांख्यिकीय क्रिया है। रेडियोएक्टिव विघटन की क्रिया, रेडियोएक्टिव विघटन की क्रिया एक सांख्यिकीय प्रक्रम है। रेडियोएक्टिव विघटन की क्रिया सांख्यिकीय प्रक्रम के अंतर्गत आती है। सांख्यिकीय प्रक्रम का मतलब है स्टूडेंट कि यहां पर रेडियोएक्टिव विघटन की क्रिया में कौन सा नाभिक विघटित होगा, यह पहले से पता लगा पाना असंभव है। कौन सा नाभिक विघटित होगा, यह पहले से पता लगा पाना असंभव है स्टूडेंट, नामुमकिन के बराबर है। कौन सा नाभिक विघटित हो रहा है और कौन से कण का उत्सर्जन करेगा, कौन से कण का
उत्सर्जन करेगा। ये भी पहले से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो यहां पर रेडियोएक्टिव विघटन की जो क्रिया है वो एक सांख्यिकीय प्रक्रम है स्टूडेंट। दूसरे नियम के अंतर्गत रदरफोर्ड छोटे ने स्पष्ट किया कि रेडियोएक्टिव विघटन की जो क्रिया है वो सांख्यिकीय होती है। अर्थात न तो ये पता लगा पाना असंभव है कि कौन सा नाभिक विघटित होगा और कौन से कण का उत्सर्जन करेगा। सही है। इस विघटन की क्रिया में अल्फा बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। सही स्टूडेंट। कौन से नाभिक का कब विघटन होगा और विघटित होकर वो कौन से कण का उत्सर्जन करेगा, इसका पहले से पता लगा पाना असंभव होता है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर रदरफोर्ड और सोडी ने दो प्रेक्षण ये प्रस्तुत किए। तीसरा प्रेक्षण जो रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम तीसरे प्रेक्षण के अंतर्गत ये दिया गया। क्या है ये रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम? तो यहां पर रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम की बात करें स्टूडेंट, तो इस नियम के अनुसार किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की किसी क्षण पदार्थ के नाभिकों की या परमाणुओं के विघटन की जो दर है वो उस समय उपस्थित अविघटित या सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है स्टूडेंट। देखो यहां पर इसकी थ्योरी क्या है, नियम को समझ लो। रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम क्या है? तो किसी रेडियोएक्टिव, नोट कर लो साथ के साथ, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के किसी क्षण नाभिकों के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी क्षण किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिकों के विघटन की जो दर है वो उस क्षण उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम कहा जाता है। सही स्टूडेंट। तो यहां पर मान लो अपने पास कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसमें माना T समय पर नाभिकों की संख्या, T समय पर रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिकों की जो संख्या है वो n है और डेल T समय में ये मान लिया जाए कि डेल n नाभिक विघटित होते हैं। जो रेडियोएक्टिव पदार्थ ले रहे हैं उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के डेल T समय में डेल n नाभिक विघटित हो जाते हैं। तो नाभिकों के विघटन की दर क्या है स्टूडेंट? नाभिकों के विघटन की दर माइनस डेल n अपॉन डेल टी, ये अनुक्रमानुपाती है उस समय उपस्थित नाभिकों की संख्या के, और उस समय उपस्थित नाभिक है n स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर गणितीय रूप में इसे क्या लिखा जा सकता है? माइनस dn अपॉन dt अनुक्रमानुपाती है n के। सही है। नाभिकों के विघटन की जो दर है वो माइनस dn अपॉन dt, ये अनुक्रमानुपाती है स्टूडेंट n के। तो यहां पर dn अपॉन dt बराबर लैम्डा n, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं dn अपॉन dt बराबर माइनस लैम्डा n लिख सकता हूं। यहां लैम्डा क्या है? यहां पर लैम्डा क्षय नियतांक कहलाता है। यहां लैम्डा क्षय नियतांक कहलाता है। लैम्डा यहां पर क्षय नियतांक कहलाता है, जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित होता है। सही स्टूडेंट।
तो यहाँ पर लैम्ब्डा शेयर नियतांक है और ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि समय के बढ़ने पर नाभिकों के विघटन की संख्या, विघटन की जो दर है वो घटती है। समय लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन नाभिकों के विघटन की दर कम होती जा रही है। समझे चीज? तो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह की विघटन की दर को दर्शाता है। यहां पर dn/dt बराबर अपने को ये मान मिल रहा है, तो इस समीकरण को यहां पर लिखता हूं dn/n बराबर माइनस लैम्ब्डा dt। इसे dt का पक्षांतर कर दिया, n को इसके भागफल में दे दिया। सही है। समीकरण का यदि समाकलन किया जाए, समीकरण का समाकलन करने पर क्या मिलेगा? समाकलन dn/n इज इक्वल टू समाकलन माइनस लैम्ब्डा dt। सही है। तो समाकलन यहां पर dn/n, इसका समाकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जानते हो आप सभी क्या? log n हो जाएगा, माइनस लैम्ब्डा कांस्टेंट और dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t प्लस यहां पर एक नियतांक ले लिया c, जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। यहां c समाकलन नियतांक है स्टूडेंट। सही है। तो समाकलन के फॉर्मूले से 1/n dn का समाकलन log n हो गया और माइनस लैम्ब्डा बाहर आ गया, dt का समाकलन t हो गया और c यहां पर समाकलन नियतांक ले लिया। सही स्टूडेंट यहां तक। अब यहां पर इस समाकलन नियतांक का मान ज्ञात करें तो देखो कैसे? जब t बराबर 0 है तो n बराबर n नोड, यदि नाभिकों की संख्या मान ले कि जब t बराबर 0 है तो n बराबर यदि n नोड है तो उस अवस्था में यहां पर log n नोड इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा, t का मान 0 प्लस c। तो स्टूडेंट यहां से c बराबर क्या मिल गया? c बराबर मिल गया अपने को log n नोड। तो इस समाकलन नियतांक का मान स्टूडेंट इस समीकरण में ये मान पुट करना है। तो यहां पर अपने को क्या मान मिल रहा है? log n बराबर माइनस लैम्ब्डा t प्लस log n नोड। समाकलन नियतांक c का मान इस समीकरण में पुट कर दिया अपन ने। सही स्टूडेंट यहां तक। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर रेडियोएक्टिवता के संबंध में रदरफोर्ड सोडी ने जो नियम प्रस्तुत किए हैं वो 3 नियम यहां पर थ्योरी के रूप में आप समझ सकते हो, या केवल रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम आपसे पूछा जाए तो आपको ये भाग दर्शाना है, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। यहां पर तीनों नियमों के रूप में पूछा जाए तो तीनों नियम आप ये दर्शा सकते हो। देखो इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं तो यहां से मैं कुछ भाग मिटा रहा हूं इसका। इस डेरिवेशन को पूरा करें यहां पर। तो क्या है रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम? तो रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम से अपने को यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? तो यहां पर देखो क्या मिल गया अपने को? log n माइनस log n नोड बराबर माइनस लैम्ब्डा t। इस पद का पक्षांतर कर दिया। अब log के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो क्या मिलेगा? log n बटा n नोड बराबर माइनस लैम्ब्डा t मिला। सही स्टूडेंट यहां तक क्लियर हो गया? log के फॉर्मूले से यहां पर इसको सॉल्व कर लिया तो log n बटे n नोड इसका लिया जा सकता है। समीकरण का एंटी लॉग लेने पर यदि इसका प्रति लघुगणक लिया जाए तो क्या मिलेगा? n बटे n नोड बराबर e की पावर माइनस लैम्ब्डा t, एक्सपोनेंट e की पावर माइनस लैम्ब्डा t मिला। इसका मतलब यहां पर t समय पर उपस्थित नाभिकों की संख्या क्या मिल रही है स्टूडेंट अपने को? n बराबर n नोड e की पावर माइनस लैम्ब्डा t मिल रही। सही है। रदरफोर्ड सोडी के नियम से, रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम से किसी समय t पर उपस्थित नाभिकों की संख्या इस समीकरण की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। और इस समीकरण से स्टूडेंट ये स्पष्ट होता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिकों का प्रारंभ में विघटन तेजी से होता है और बाद में धीरे धीरे होता है। मतलब रेडियोएक्टिवता की जो घटना है, विघटन की जो दर है वो प्रारंभ में तेजी से होती है और बाद में धीरे धीरे होती है। समीकरण से ये स्पष्ट होता है और इस नियम को चरघातांकी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चरघातांकी नियम। चरघातांकी नियम जिसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं का विघटन, नाभिकों का विघटन प्रारंभ में तेजी से होता है और बाद में धीरे धीरे होता है।
यहां पर इस चरघातांकी नियम को एक ग्राफ के रूप में दर्शाएं, जिसे चरघातांकी वक्र कहा जा सकता है। ये चरघातांकी वक्र किसके बीच में है? समय t और नाभिकों की संख्या, और इस तरफ क्या है? नाभिकों की संख्या n के बीच में। सही है। तो यहां पर ये चरघातांकी वक्र क्या कह रहा है? यहां पर ये इस प्रकार इसकी स्थिति का अवलोकन कर रहा है। यहां पर इसे अपन क्या कह रहे हैं? चरघातांकी वक्र कह रहे हैं। चरघातांकी वक्र है जो ये स्पष्ट कर रहा है कि रेडिएटिव समय वजह से बढ़ रहा है, नाभिकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। प्रारंभ में नाभिकों की संख्या तेजी से कम हो रही है, बाद में धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब यहाँ पर रेडिएटिव पदार्थ का जो विघटन है प्रारंभ में तेजी से होता है, बाद में धीरे धीरे होता है। इसे चरघातांकी नियम कहते हैं स्टूडेंट। सही यहां तक स्टूडेंट। तो ये था रदरफोर्ड सोडी का नियम। रेडिएटिव क्षयता का जो नियम है इसकी डेरिवेशन यहाँ पर, इसका एक भाग ये, एक भाग यहाँ पर, अंतिम समीकरण यहाँ पर अपने को चरघातांकी नियम के रूप में प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो एक चीज और देख लो, एक चीज यहाँ पर क्या मिल रही है स्टूडेंट अपने को? एक चीज यहाँ पर ये नियतांक मिल गया। क्या है ये नियतांक? इस नियतांक को बोलते हैं क्षयांक या क्षय नियतांक। क्या है ये क्षय नियतांक? क्या है ये क्षयांक? जिसे लैम्डा से व्यक्त किया जा रहा है। सही है। यहां पर रेडिएटिव क्षयता के नियम में अपन ने यहां पर एक नियतांक लिया है लैम्डा, जिसे क्षयांक या क्षय नियतांक कहा जा सकता है। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट यदि क्षय नियतांक क्या है? t बराबर 1/लैम्डा है, तो क्या मिल रहा है? इस चरघातांकी नियम से अपने को क्या मिल रहा है? n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा, और t के स्थान पर 1/लैम्डा। सही है। तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। n बराबर n0 e की पावर माइनस 1, या फिर इसे लिखा जा सकता है n बराबर n0 गुणा 1/e। इस आधार पर क्षयांक को परिभाषित किया जा सकता है, क्षय नियतांक को परिभाषित किया जा सकता है। क्या रहेगी इसकी परिभाषा स्टूडेंट? किसी रेडिएटिव पदार्थ का क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम होता है जिसमें रेडिएटिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/e गुनी रह जाती है। n0 यहाँ पर t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या ली गई है स्टूडेंट। तो क्षय नियतांक या क्षयांक उस समय का व्यतिक्रम है जिसमें किसी रेडिएटिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/e गुनी रह जाती है। उसे क्षय नियतांक या उस समय के व्यतिक्रम को क्षयांक कहा जा सकता है। स्टूडेंट इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। सही स्टूडेंट यहां तक। तो यहां पर ये रदरफोर्ड सोडी का नियम, रेडिएटिव क्षयता का नियम और क्षय नियतांक क्या होता है। क्लियर यहां तक। आगे बढ़ते हैं अर्धायु और माध्यायु की ओर। क्या होती है अर्धायु माध्यायु? इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसे नोट कीजिए। यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक ले रहे हैं यहां पर अपन, अर्धायु क्या होती है? रेडिएटिव पदार्थ के लिए अर्धायु क्या है? हाफ वेव क्या है? हाफ लाइफ क्या है? रेडिएटिव पदार्थ के लिए अर्धायु नाम से स्पष्ट हो रही है। यहां पर यदि किसी रेडिएटिव पदार्थ के बारे में अभी तक जो पढ़ा है उससे यदि अपन कुछ अनुमान लगाएं, जो स्पष्ट हो रही है बात, उसकी बात करें, तो उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि रेडिएटिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या है वो समय के साथ धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, रेडिएटिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो कम होती जा रही है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर अर्धायु क्या होती है? परिभाषा स्टूडेंट इसकी नोट करो। परिभाषा क्या है? मैं परिभाषा लिख रहा हूं पहले। क्या है? वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडिएटिव पदार्थ के सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है।
उस समय को पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। क्या है ये अर्ध आयु? तो देखो यहां पर परिभाषा, आसान सी परिभाषा यहां पर स्पष्ट होगी। वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या स्टूडेंट, इसे अविघटित नाभिकों की संख्या भी कही जा सकती है। तो वह समय जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अविघटित नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, उस समय को उस पदार्थ का या उस तत्व का अर्धायु कहा जाता है स्टूडेंट। अर्धायु यहाँ पर आधी आयु जिसमें आधे परमाणु विघटित हो जाए, आधे परमाणु शेष रह जाए, उस समय अंतराल को उस पदार्थ का अर्धायु कहा जाता है। अर्धायु, आधी आयु बच रही है, नाम से स्पष्ट। आधी आयु क्या है? आधी आयु वह समय है जिसमें या तो ये कहो कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु विघटित हो जाए, या फिर ये कहो कि उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु या आधे नाभिक शेष रह जाए, अविघटित नाभिकों की संख्या आधी रह जाए, या विघटित नाभिकों की संख्या आधी हो जाती है, तो उस समय को उस तत्व का अर्धायु कहा जाता है स्टूडेंट। अर्धायु का मान स्टूडेंट प्रत्येक तत्व के लिए निश्चित होता है। अर्धायु प्रत्येक तत्व के लिए, प्रत्येक रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए निश्चित होता है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है स्टूडेंट। प्रत्येक रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए इसका मान निश्चित होगा और भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होगा। सही स्टूडेंट। यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर पदार्थ की मात्रा पर इसका मान कभी निर्भर नहीं करता। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज ध्यान दे लेना। यहां पर किस पर निर्भर नहीं करता? पदार्थ की मात्रा पर अर्धायु का मान कभी निर्भर नहीं करता है। पदार्थ की मात्रा चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उस पदार्थ के लिए जो अर्धायु है वो निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ पदार्थों के लिए यहां पर मैं अर्धायु को दर्शाना चाहूंगा, क्या है एग्जाम्पल यहां पर अर्धायु के लिए। जैसे यहां पर मान लो स्टूडेंट अपने पास यूरेनियम है। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है स्टूडेंट, सभी जानते हैं, सही है। यूरेनियम के लिए जो अर्धायु स्टूडेंट वो कांस्टेंट है 4.5 गुणा 10 की पावर 9 वर्ष। यूरेनियम के लिए जो अर्धायु है वो नियत है, मतलब अभी कहा कि अर्धायु का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए निश्चित होता है, नियत होता है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर यूरेनियम की जगह यदि मैं थोरियम लेता हूं तो थोरियम के लिए इसका मान बदल जाएगा, लगभग 8 गुणा 10 की पावर 4 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार फिर बदल रहा हूं, मैं रेडियम ले रहा हूं तो रेडियम के लिए अर्धायु का मान 1620 वर्ष। यदि यहां पर मैं रेडियम की जगह बिस्मिथ लेता हूं तो बिस्मिथ के लिए अर्धायु का मान 3 मिनट होता है। मतलब प्रत्येक पदार्थ के लिए अर्धायु निश्चित है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अर्धायु का मान भिन्न भिन्न होता है। पदार्थ की मात्रा पर कभी अर्धायु का मान निर्भर नहीं करेगा। यदि अपन रेडियम के पदार्थ की मात्रा ले रहे हैं कुछ निश्चित, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि रेडियम के यदि 10,000 परमाणु ले जा रहे हैं, तो 10,000 परमाणुओं को 5,000 परमाणु होने में 1620 वर्ष का समय लगेगा, और 5,000 के फिर से 2,500 2500 नाभिक शेष रहने में फिर से 1620 वर्ष का समय लगेगा। मतलब यहाँ पर 1620 वर्ष बाद में इस रेडियम के सक्रिय नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या लगातार आधी होती जाएगी। सही है। प्रत्येक अर्धायु के बाद से यहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थों के लिए जो नाभिकों की संख्या है, अविघटित नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या है, वो लगातार आधी होती जाएगी। सही है। देखो जैसे यहाँ पर मान लो अपने पास समय है कि t बराबर 0 पर, मान लिया अपन ने क्या है t बराबर 0 पर परमाणु नाभिकों की संख्या क्या है, n बराबर अपने पास क्या है, n बराबर अपने पास नाभिकों की संख्या स्टूडेंट n नोड। सही है। तो पहला अर्धायु हो रहा है क्या, जब t बराबर t है तो नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर n नोड बटे हुए 2 हो जाएगी। सही है। जब t बराबर t है तो n बराबर n नोड बटे हुए 2 हो जाएगा पहली अर्धायु के बाद में। मान लो अर्धायु दूसरी होगी, 2t है तो
नाभिकों की संख्या n बराबर फिर से कितनी हो जाएगी, मान लो यहाँ पर मैं इसको n1 मान लूं तो ये n1 की भी आधी हो जाएगी। मान लो तीसरा अर्धायु अपने पास आ रहा है तो t बराबर यदि 3t है तो फिर से इसको n2 मान लें तो यहाँ पर n3 बराबर n2 बटे में 2 फिर से आधी हो जाएगी। सही है। इसी प्रकार चौथी अर्धायु आ रही है जब t बराबर 4t है तो n4 बराबर n3 बटे में 3 n3 बटे में 2, मतलब प्रत्येक अर्धायु के बाद में सक्रिय नाभिकों की संख्या है वो लगातार आधी होती जा रही है। देखो यहाँ पर इन समीकरणों को मैं परिवर्तित करके लिखूं तो देखो अपने एक समीकरण यहाँ पर प्राप्त होता है स्टूडेंट, मैं इसे लिख सकता हूँ n नोड गुणा 1/2 की पावर 1। सही है। n1 का मान क्या है स्टूडेंट, n1 का मान है n नोड बटे में 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट n नोड गुणा 1/2 की पावर 2। फिर स्टूडेंट n2 का मान क्या है स्टूडेंट, 1/2 यहाँ पर n2 का मान क्या है स्टूडेंट, n नोड बटे में 4, n नोड बटे में 4 n2 का मान है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा n नोड गुणा 1/2 की पावर 3। इसी प्रकार 1/2 गुणा ये कितना हो गया 4 गुना 8, n नोड बटे में 8 हो गया। तो क्या लिखूं मैं इसे n नोड गुणा 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूं। सही है। प्रत्येक अर्धायु के बाद में देखो यहाँ पर एक सिंपल समीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ पर t बराबर nt हो गया, जब t बराबर nt है तो nn बराबर n नोड 1/2 की पावर n, मतलब सक्रिय नाभिकों की संख्या उस स्थिति में क्या हो जाएगी, n अर्धायु के पश्चात, केवल n लिखना चाहूं, n अर्धायु के पश्चात सक्रिय नाभिकों की जो संख्या है, अविघटित नाभिकों की संख्या है वो ये रहेगी। सही है। तो यहाँ पर अर्धायु की परिभाषा के अनुसार ये समीकरण लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अर्धायु का समय के साथ में नाभिकों की संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन अभी जो ग्राफ बना है चरघातांकी ग्राफ वक्र, उसी ग्राफ में देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर समय ले रहा हूं 0t 2t 3t 4t, तो 0 के ऊपर कितने नाभिक, n नोड नाभिक लिए गए, एक अर्धायु हो गया तो एक अर्धायु के बाद में कितना हो गया स्टूडेंट, n नोड बटे में 2 हो गया, मतलब इसका आधा हो गया n नोड बटे में 2 हो गया। कहां पर हो गया स्टूडेंट, t के ऊपर। सही है। फिर 2t के ऊपर n नोड बटे में 4 हो गया, मतलब इसका भी आधा हो गया n नोड बटे में 4। कहां पर हो गया स्टूडेंट, 2t के ऊपर। फिर n नोड बटे में 8, कहां पर हो गया स्टूडेंट, 3t के ऊपर। फिर n नोड बटे में 16, n नोड बटे में 16 8 दूनी 16, कहां पर हो गया स्टूडेंट, ये चौथी अर्धायु। सही है। तो इन बिंदुओं को स्टूडेंट यदि अपन मिलाते हैं तो अपने को वही चरघातांकी वक्र प्राप्त होता है। चरघातांकी वक्र अपने को फिर से वही मिलता है, मतलब यहाँ पर ये ग्राफ खींचा गया समय t और किसके बीच में, नाभिकों की संख्या के बीच में, नाभिकों की संख्या के बीच में n। चरघातांकी वक्र यहाँ पर अपने को उसी प्रकार प्राप्त होता है स्टूडेंट। सही है। तो ये था यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अर्धायु क्या होती है। अर्धायु की परिभाषा, अर्धायु से संबंधित कुछ पदार्थों के उदाहरण दिए और अर्धायु की परिभाषा से अपने को नाभिकों की t समय n अर्धायु के पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या है उसका समीकरण ये प्राप्त होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस अर्धायु का क्षय नियतांक के साथ में क्या संबंध है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखो इन दोनों में संबंध ज्ञात करें। किसमें, अर्धायु कैपिटल T, जिसे अर्धायु कैपिटल T से व्यक्त करें, और क्षय नियतांक लैम्डा है, उसमें क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर संबंध स्टूडेंट इसी डेरिवेशन से देखो यहाँ पर संबंध ज्ञात करें किसके बीच में, अर्धायु संबंध किसके बीच में है स्टूडेंट, अर्धायु एवं क्षय नियतांक, अर्धायु एवं क्षय नियतांक में संबंध क्या है, संबंध देखो इसी परिभाषा से इनमें संबंध ज्ञात है। तो यहां पर रदरफोर्ड सोडी के नियम से क्या ज्ञात किया स्टूडेंट, देखो यहां पर जो पढ़ा है उसी से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, क्या अभी ज्ञात किया है, रदरफोर्ड सोडी के नियम से चरघातांकी नियम कैलकुलेट किया गया, n बराबर n नोड e की पावर माइनस लैम्डा t, n बराबर n नोड e की पावर माइनस लैम्डा t चरघातांकी नियम अभी कैलकुलेट किया गया है रदरफोर्ड सोडी के नियम से। जब t बराबर समय क्या ले लें, t बराबर t है तो ये समीकरण क्या लिख सकते हैं, n बराबर n नोड e की पावर माइनस लैम्डा t लिखा जा सकता है।
सही है। और अर्धायु की परिभाषा से क्या मिल रहा है, एक अर्धायु के पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या n बराबर n नोट बटे में 2, मतलब n का एक मान स्मॉल t की जगह यहाँ पर कैपिटल T, एक मान अपने को ये मिल रहा है, n का दूसरा मान अपने को ये मिल रहा है। यदि दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है, n नोट बटे 2 बराबर क्या मिल रहा है, n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। ये n नोट से n नोट कैंसिल हो गए, 1/2 बराबर क्या मिल गया, e की पावर माइनस लैम्डा t मिल रहा है। या फिर इस स्टूडेंट में क्या लिख सकता हूं, 1/2 बराबर 1/e की पावर लैम्डा t, या क्या लिख सकता हूं 2 बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर लैम्डा t। सही है। समीकरण का लॉग ले लो, यहां पर समीकरण का लॉग लेने पर क्या करें, log 2 इज इक्वल टू log e की पावर लैम्डा t। यदि log के फॉर्मूले से इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, log के फॉर्मूले से इसको सोल्व करें तो लैम्डा t तो बाहर आ गया और यहां पर संख्या बच गई e। log e का मान क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। जब आधार और संख्या समान होती है तो उसका मान 1 होता है। क्या मिल गया यहां पर, log e2 इज इक्वल टू लैम्डा t, मतलब t बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, log e2 अपॉन लैम्डा। t बराबर अर्धायु बराबर log e2 बटे में लैम्डा मिल गया। log 2 का मान क्या है, कांस्टेंट है, तो t बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा। अर्धायु और शून्यतांक में ये संबंध आ रहा है, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं लैम्डा बराबर 0.6931 अपॉन t। अर्थात इस समीकरण से यदि शून्यतांक ज्ञात है तो अर्धायु का मान ज्ञात किया जा सकता है, या फिर अर्धायु का मान ज्ञात है तो शून्यतांक का मान उस पदार्थ के लिए ज्ञात किया जा सकता है। तो पदार्थ के अर्धायु और शून्यतांक में जो संबंध है वो संबंध यहाँ पर इस फॉर्मूले से प्राप्त हो रहा है। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में सामान्य विज्ञान की क्वेश्चंस के रूप में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट पूछा जा सकता है, पूछा जाता है स्टूडेंट। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट सीधा फॉर्मूला है जिसमें शून्यतांक दिया है तो अर्धायु आपसे पूछी जा सकती है, अर्धायु आपको दी हुई है तो शून्यतांक आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ज्ञात करवा सकता है स्टूडेंट। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर ज्ञात किया है अर्धायु और शून्यतांक में। सही है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट संबंध यहाँ पर प्राप्त किया है। तो अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट अर्धायु और शून्यतांक अपन ने पढ़ लिया है, इनमें संबंध क्या होता है ये पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्या होती है, उस माध्य आयु के बारे में अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। पदार्थ की रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु या औसत आयु क्या होती है, औसत आयु का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट रेडियोएक्टिव पदार्थों की जो विघटन की जो क्रिया है वो एक अनंत काल तक चलने वाली क्रिया है। कहने का मतलब यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु की आयु की बात करें तो उस पदार्थ की जो आयु है स्टूडेंट वो शून्य से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है। शून्य से अनंत के बीच में उस परमाणु या नाभिक की आयु संभव हो सकती है। कहने का मतलब जिस नाभिक का परमाणु का विघटन सबसे पहले हो गया उसकी आयु शून्य हो गई, और जिसका विघटन अनंत काल के बाद में होता है, अंत में होता है, तो उसकी आयु का मान अनंत हो गया। सही है, तो इसका मतलब यहां पर सभी रेडियोएक्टिव पदार्थों की जो आयु है, सभी रेडियोएक्टिव पदार्थों के परमाणुओं की, कोई सा भी रेडियोएक्टिव पदार्थ ले लें, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की आयु की बात करें तो सभी परमाणुओं की आयु का मान अलग अलग होता है। उसकी उन परमाणुओं की आयु का जो मान है वो शून्य से अनंत के बीच में होगा, ये कंफर्म है। सही स्टूडेंट, तो यहां पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की आयु के औसत मान को माध्य आयु कहते हैं। क्या है परिभाषा, नोट कर लो। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं या नाभिकों की
आयु के औसत मान को नाभिकों की, इधर लिख देता हूं मैं, आयु के औसत मान को क्या कहते हैं? माध्य आयु कहते हैं। क्योंकि सभी परमाणु या नाभिकों की जो आयु है वो भिन्न भिन्न होती है किसी, लेकिन इनका मान जो है वो शून्य से अनंत के बीच में होगा। तो सभी परमाणुओं की आयु का जो औसत मान है उसे माध्य आयु कहा जा रहा है। तो यहां पर माध्य आयु क्या होगा? स्टूडेंट परिभाषा से माध्य आयु क्या है ये यहां पर समझ लो स्टूडेंट। माध्य आयु सभी परमाणुओं की आयु का योग क्या होगा? सभी परमाणुओं की आयु का योग बटे हुए परमाणुओं की संख्या। वही औसत मान कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से। तो माध्य आयु यहां पर सभी परमाणुओं की आयु का योग बटे हुए परमाणुओं की संख्या। सही स्टूडेंट यहां पर। तो यहां पर माध्य आयु जिसको अपन टो से व्यक्त कर रहे हैं, माध्य आयु को टो से व्यक्त किया जा रहा है। सभी परमाणुओं की आयु का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर यदि टी समय में डीएन परमाणु विघटित होते हैं तो उनकी आयु टी डीएन, और सभी परमाणुओं के लिए इसका समाकलन कर ले 0 से अनंत के बीच में बटे हुए परमाणुओं की संख्या n। तो टो बराबर समाकलन की लिमिट 0 से अनंत तक टी डीएन यहां पर लिखा जा सकता है। सही है स्टूडेंट। यहां dn अपॉन dt बराबर रदरफोर्ड-सोडी के नियम से क्या मिल रहा है? लैम्डा n। केवल आंशिक मान निकाले तो dn अपॉन dt बराबर लैम्डा n। तो dn बराबर क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को? लैम्डा n dt। dn का मान रदरफोर्ड-सोडी के नियम से, रदरफोर्ड-सोडी के नियम से ये अपने को प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। सही है। ये dn का मान इस समीकरण में पुट कर दिया जाए तो टो बराबर 1 बटा एनोड समाकलन लैम्डा n टी और dn के स्थान पर लैम्डा n dt। चरघातांकी नियम से n बराबर क्या होता है? एनोड e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। सही है। चरघातांकी नियम से ये होता है स्टूडेंट। तो यहां पर टो बराबर क्या लिखा जा सकता है? टो बराबर 1 बटा एनोड समाकलन टी लैम्डा n के स्थान पर एनोड e की पावर माइनस लैम्डा टी dt। समाकलन की लिमिट 0 से अनंत तक, समाकलन की लिमिट 0 से अनंत तक। तो यहां पर टो बराबर क्या मिल गया? लैम्डा कांस्टेंट है, एनोड कांस्टेंट है, बटे हुए एनोड अंदर क्या बच गया? टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी dt। 0 से अनंत तक इसकी लिमिट मिल गई। एनोड से एनोड कैंसिल, टो बराबर लैम्डा समाकलन 0 से अनंत तक टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी dt। सही स्टूडेंट यहां पर। अब यहां पर स्टूडेंट क्या है? समाकलन है यहां पर किसका? दो पदों के गुणनफल का। दो पदों के गुणनफल का समाकलन यहां पर किया जा सकता है। इसको आप डायरेक्टली यहां पर पुट कर सकते हो या इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। आसान यहां पर समाकलन है। तो देखो यहां पर मैं इसको सोल्व करके आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। क्या है? लैम्डा दो पदों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है स्टूडेंट? प्रथम पद गुणा द्वितीय पद का समाकलन। फॉर्मूला प्रथम पद गुणा द्वितीय पद का समाकलन माइनस प्रथम पद का अवकलन गुणा द्वितीय पद का समाकलन और फिर टोटल का समाकलन। दो पदों के गुणनफल के समाकलन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहां पर 0 से अनंत तक के समाकलन की लिमिट। तो देखो यहां पर इसको सोल्व करें तो टो बराबर लैम्डा टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी बटे में माइनस लैम्डा और इसकी लिमिट 0 से अनंत तक माइनस क्या बच गया यहां पर? इसका समाकलन करने दो। क्या रहेगा स्टूडेंट यहां पर? इसका समाकलन अवकलन 1 हो गया
अंदर क्या बच गया, अंदर वाले का समाकलन कर लो, e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा इंटू डी टी, 0 से अनंत तक इसकी लिमिट। सही है, तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे इसका मान आ रहा है 0 माइनस 1 बटा माइनस माइनस प्लस 1 बटा लैम्डा, क्या बच गया e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, 0 से अनंत तक इसकी लिमिट आ रही है। सही स्टूडेंट, यहाँ पर तो टो बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, लैम्डा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, तो 1 लैम्डा से 1 लैम्डा कैंसिल हो गया, टो बराबर क्या है 1 बटा लैम्डा। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो माध्य आयु है, माध्य आयु क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, मतलब माध्य आयु व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, क्षयांक या क्षय नियतांक के। सही है स्टूडेंट, यहाँ पर तो माध्य आयु और क्षय नियतांक में ये संबंध, इसी को देखो थोड़ा करेक्शन करके यहाँ पर अर्धायु और माध्यायु में रिलेशन याद कर ले, तो अर्धायु है माध्यायु में संबंध कैसे होगा, देखो छोटा सा संबंध है यहाँ पर, माध्यायु टो बराबर क्या पड़ा है 0.6931 बटे में लैम्डा। सही है स्टूडेंट, तो यहां से मैं 1 बटा लैम्डा कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा t अपॉन 6931, तो लैम्डा बराबर 1 बटा लैम्डा बराबर अपने ये मान मिला, 1 बटा लैम्डा बराबर ये है, तो टो बराबर क्या मिल गया t बटे में 0.6931 या फिर 1.44 t, इसको सॉल्व करें तो अर्धायु और माध्यायु में संबंध, अर्धायु ज्ञात है तो माध्यायु ज्ञात की जा सकती है, और माध्यायु ज्ञात है तो अर्धायु का मान भी ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले की सहायता से, जो अर्धायु और माध्यायु में संबंध यहां पर ये दिया हुआ है स्टूडेंट। सही है, तो ये था यहाँ पर माध्यायु क्या होता है, अर्धायु क्या होता है, माध्यायु के साथ अर्धायु का संबंध क्या होता है। तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास का बहुत लंबा टॉपिक, बहुत लंबी क्लास आज की क्लास में। आशा करता हूँ स्टूडेंट सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन का आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे अपलोड होने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास